तो यारो कैसे हो? सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना? क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है थोड़ी एजुकेशन से रिलेटेड। तो अगर आपको एजुकेशन की फील्ड में थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं है तो शायद आपको उतना मज़ा ना आए, तो आप ये वीडियो अभी छोड़ के जा सकते हो। और नहीं तो फिर शायद आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगने वाली है। तो फिर चलो शुरू करते हैं। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एक ऐसा रिवोल्यूशनरी कदम जो कि मुझे लगता है आने वाले एक दशक में हमारे एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से चेंज करने वाला है। आज की बेसिक एजुकेशन पूरी तरह से लर्निंग बेस्ड है, यानी कि पूरी तरह से हम कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ रट्टाफिकेशन पे। लेकिन शायद से आज से 10 साल बाद वो पूरी तरह से स्किल बेस्ड होने वाली है। आज के टाइम में हम अपने पूरे GDP का सिर्फ और सिर्फ 3.5 हिस्सा अपने एजुकेशन सिस्टम को देते हैं और उसका रिजल्ट हमारे सामने है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस 2011 के सेंसस के हिसाब से इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 72.04% जो पॉपुलेशन है वो पढ़ा लिखा पॉपुलेशन है। साउंड्स गुड, सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है कि हमारे टोटल पॉपुलेशन का 72% हिस्सा एक ऐसा हिस्सा है जो कि पढ़ा लिखा हिस्सा है। सुनने में भी काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी लगती है कि वाओ हमारे एजुकेटेड पर्सन कितने ज़्यादा है। 72% हमारा पूरा पॉपुलेशन जो है वो एजुकेटेड है। बट यहीं पर कहानी में एक मेजर ट्विस्ट आता है। अगर हम इसी एजुकेशन सिस्टम को कंपेयर करें चाइना के साथ तो हमें काफ़ी कुछ नया जानने को मिलता है। चाइना दुनिया की सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमी होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा एजुकेटेड कंट्री भी है। चाइना में जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1982 में 65.01% लोग ऐसे थे जो पढ़े लिखे थे, यानी कि उनके टोटल पॉपुलेशन में से 65% लोग पढ़े लिखे थे। और इन 2015 इनकी ये एजुकेशन रेट बढ़ के 96.63 हो गया, यानी कि उनकी टोटल पॉपुलेशन में 96% लोग ऐसे हैं जो कि पढ़े लिखे हैं। तो आपके मन में एक छोटा सा सवाल आएगा कि 1982 से 2015 में इतना ज़्यादा चेंज चाइना ने कैसे किया? इन 32 ईयर्स में चाइना ने आखिर ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उसके एजुकेशन सिस्टम में इतना ज़्यादा चेंज आया? तो इसका छोटा सा आंसर है, चाइना ने अपने GDP का काफ़ी बड़ा पोर्शन अपने एजुकेशन सिस्टम में इन्वेस्ट किया। अपने रूल्स और रेगुलेशन बदले, पढ़ाने का तरीका बदला, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, प्रॉपर स्कूल और कॉलेजेस प्रोवाइड किए, और आज रिजल्ट हमारे सामने है। दुनिया के टॉप 100 कॉलेजेस में से काफ़ी सारे कॉलेजेस चाइना में भी हैं। इन सब के बावजूद एक काफ़ी हैरानी बात मैं बताऊं क्या है, एशिया के टॉप लिटरेटेड कंट्रीज़ में चाइना सेकंड रैंक पे आता है। यानी कि इतने ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन होने के बावजूद चाइना अभी भी सेकंड रैंक पर है। यानी कि कोई एक ऐसा देश है जो कि इससे भी ऊपर है। तो बताओ यार कौन है वो? सिंगापुर, एशिया का सबसे एजुकेटेड कंट्री जिसकी एवरेज लिटरेसी रेट है 99.93। वाह, यानी कि वहाँ पे कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो कि एजुकेटेड नहीं है। अगर आप इतने थक गए हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ। एशिया के टॉप एजुकेटेड कंट्रीज़ में इंडिया कहीं पे भी नहीं आता। टॉप 10 में इवनली बांग्लादेश आता है, श्रीलंका आता है, लेकिन इंडिया नहीं आता। दोस्तों ये तो बात होगी लिटरेसी रेट की, लेकिन इन सब के अलावा एक और प्रॉब्लम है जिसके ऊपर हमें फोकस करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, और वो प्रॉब्लम है जेंडर डिस्पैरिटी इन एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। 2011 के सेंसस के हिसाब से जहाँ पे इंडिया में 82.14% मेंस की पॉपुलेशन थी जो कि पढ़ी लिखी थी, उसके कंपैरिजन में 65.46% पॉपुलेशन वुमेन की ऐसी थी जो कि पढ़ी लिखी थी। यानी कि 20% के आसपास आपको ये गैप देखने को मिलेगा। दोस्तों ये तो बात होगी कि पुराने एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी और किस तरीके से उनको हम लोगों ने टैकल किया। लेकिन अब हम बात करते हैं न्यू एजुकेशन सिस्टम में किस तरीके से इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना या फिर इन प्रॉब्लम को टैकल करने की कोशिश की गई है हमारे गवर्नमेंट के थ्रू, या फिर इस नए ड्राफ्ट के थ्रू, या फिर इस नए एजुकेशन सिस्टम के थ्रू। फर्स्टली, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को रिक्वायर्ड है एक काफ़ी अच्छी बिल्डिंग, एक काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और काफ़ी अच्छे टीचर्स जो कि आएंगे काफ़ी सारे पैसे से। इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम अपने टोटल GDP का 6% हिस्सा अपने एजुकेशन सिस्टम में डालने की कोशिश की है। सुनने में ये काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग लगता है, क्योंकि 6% हिस्सा अपने टोटल GDP का, यकीन मानो ये बहुत बड़ा हिस्सा होता है। दोस्तों आपने यहाँ पे काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस की होगी, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो अपने एजुकेशन सिस्टम में मिनिमम 6 और या फिर 5% हिस्सा अपने टोटल GDP का इन्वेस्ट करती हैं। इवनली अब जर्मनी को ले लो, जहाँ की एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से फ्री है, लेकिन वो अपने एजुकेशन सिस्टम में अपने टोटल GDP का 5% हिस्सा यूज़ करते हैं। और उससे भी हैरानी की बात बताऊँ, हमारा पड़ोसी भूटान अपने टोटल GDP का 12% हिस्सा अपने एजुकेशन सिस्टम में इन्वेस्ट करता है। दोस्तों ये तो बात होगी इन्वेस्टमेंट की, या फिर ये बात होगी कि पैसे किस तरीके से आएंगे। तो 6% इन्वेस्टमेंट से आएंगे जो हम अपने GDP से कर रहे हैं, लेकिन
अब हमें एक दूसरी प्रॉब्लम की ओर देखना होगा कि जहाँ पे मैंने बताया था जेंडर इनइक्वालिटी इन एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, जहाँ पे यूजुअली बॉयज का रेशियो ज्यादा रहता है अगेंस्ट द गर्ल इन केस ऑफ एजुकेशन। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में वुमेन के साथ प्रॉब्लम यह है कि उनको एजुकेशन के साथ साथ और भी काफी सारी जिम्मेदारियों को देखना पड़ता है, और मुझे लगता नहीं यहाँ पे उन सारी बातों को डिस्क्लोज करने की जरूरत है क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। इस कंडीशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई पर्सन 4 साल का कोई कोर्स कर रहा है, लेकिन किसी वजह से उसको अपना कोर्स 3 साल बाद करने बाद छोड़ना पड़ता है। तो अभी के एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से उसके 3 साल के पैसे गए, एजुकेशन भी गई और उसको कोई सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा। लेकिन न्यू एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा कि वेस्टर्न कंट्रीज में होता है, अब वो इंडिया में भी होगा। मान लो 4 साल का आप कोई कोर्स कर रहे हो, लेकिन किसी वजह से आपको कोर्स 1 साल में छोड़ना पड़ा, तो उसको छोड़ने बाद आपने 1 साल में जितनी एजुकेशन ली है उसके बिहाफ पे आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। यही चीज़ अगर आप 2 साल में करते हो तो उसके बिहाफ पे आपको एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन यही चीज़ आप अगर 3 साल में करते हो तो आपको एक बैचलर डिग्री मिलेगी। और अगर आप पूरे 4 साल कंप्लीट करते हो तो आपको एक अलग डिग्री मिलेगी जो कि होगी बैचलर इन रिसर्च। इसका मतलब अगर आपने किसी भी स्ट्रीम में कोई भी एजुकेशन लिया है तो आपके पास एक सबूत हो कि हाँ मेरे पास एक सर्टिफिकेट है, या फिर मेरे पास एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, या फिर मेरे पास एक बैचलर सर्टिफिकेट है, या फिर 4 ईयर का एक बैचलर इन रिसर्च सर्टिफिकेट है ऑफ दैट टॉपिक, जिसकी वजह से आप बीच में अगर कोई कोर्स छोड़ते हो तो आपके पास दिखाने के लिए होगा कोई सबूत। तो दोस्तों ये थी वो चीज़ें जो मुझे लगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, और मुझे लगा आप लोगों को ये जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी अच्छी कहावत है, एजुकेशन कैन मेक यू अ बेटर पर्सन एंड नॉलेज विल गिव यू अ बेटर लाइफ। सो शॉर्ट आउट फॉर मोदी जी। यार इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। बाय बाय।